ईरान की कहानी शुरू होती है एक खाली जगह से नहीं, बल्कि प्राचीन कल्चरियों से भरी भूमि से। दुनिया के पर्शिया को जानने से बहुत पहले ईरानी पठार सभ्यता का पालना था। पुरातात्विक सबूत बस्तियों की ओर इशारा करते हैं जो हजारों साल पुरानी है, जहां बिगिनिंग ही इंसानों ने घुमंतु जीवन से सेटल खेती की ओर चेंज किया। भूगोल अपने आप में ऊंचे पठार जो उबड़ खाबड़ पहाड़ों से गिरे हैं, एक किले और क्रॉसरोड्स दोनों का काम करते थे। वहां रहने वाले लोगों की किस्मत तय करते थे। पश्चिम में जो अब खुजिस्तान है, एलामाइट सभ्यता फली फूली लगभग पावरी 100 BCE से। वे महान मेसोपोटामियाई एम्पायरों के समकालीन थे, अपनी खुद की अनूठी लिपि विकसित कर रहे थे और सूसा में अपनी राजधानी के साथ एक पावरशाली राज्य, एक ऐसा शहर जो सहस्राब्दियों तक महत्वपूर्ण रहेगा। एलामाइट्स एक परिष्कृत लोग थे, जटिल मोहरें छोड़कर मिट्टी के बर्तन और चोगा जानबिल में प्रभावशाली जिगुरात उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और धार्मिक भक्ति का एक प्रमाण। दूसरी सहस्राब्दी BC के आसपास लोगों की एक नई लहर पठार पर आने लगी। ये इंडो ईरानी ट्राइबियां थीं, यूरेशियन स्टेपीज से पलायन कर रही थीं, जो अपने साथ अपनी लैंग्वेजें, अपने घोड़े और अपना पास्टरल जीवन शैली लाए। वे एक अकेली कॉन्करिंग शक्ति के फॉर्म में नहीं आए, बल्कि बसने वालों की एक ग्रेजुअल धारा के फॉर्म में आए, जो धीरे धीरे पठार के विशाल विस्तार में फैल गए। एलामाइट्स जैसे स्वदेशी आलेटरी के साथ घुल मिल गए। सदियों से इन नए आने वालों ने खुद को स्थापित किया और उनकी बोलियां विकसित हुई ईरानी भाषा परिवार में, जिसे हम आज जानते हैं। ये लोग, जिनमें मेडेस भी शामिल थे और पर्शियन भी, अभी तक एक एकजुट शक्ति नहीं थे। वे विभिन्न ट्राइबियों में संगठित थे। हर एक का अपना सरदार होता था। अक्सर अधिक पावरशाली पड़ोसियों को श्रद्धांजलि देते थे, जैसे पश्चिम में असीरियन। उनकी बिगिनिंग संस्कृति प्रवर्क दुनिया से गहराई से जुड़ी थी और उनके धार्मिक विश्वासों से आखिरकार जन्म होगा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली रिलीजनों में से एक। मेडेस का उदय एक महत्वपूर्ण मोड़ है ईरानी लोगों के एकीकरण में। सदियों से वेस्टी ईरान की ट्राइबियान खंडित थी और नव असीरियन साम्राज्य के क्रूर हमलों के अधीन थी। असीरियन एक सैन्य पावर हाउस थे, भारी ट्रिब्यूट की मांग करते थे और पूरे क्षेत्र में डर पैदा करते थे। इसी लगातार आउटी दबाव के जवाब में मेडी ट्राइबियां एकजुट होने लगी। ग्रीक हिस्ट्रीकार हेरोडोटस के अनुसार डियोसेस नाम के एक नेता ने पहली बार मेडी ट्राइबियों को एकजुट किया, एक कैपिटल की स्थापना करते हुए एकबताना में, जो आज का हमादान है। जबकि इस विशेष अकाउंट की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस होती है, ज्ञापनिहित ट्रेंड स्पष्ट है। मेडेस संगठित हो रहे थे। उन्होंने एक फॉर्मिडेबल सेना बनाई, कैवलरी टैक्टिक्स में महारत हासिल की, जो पठार के टेरेन के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। यह नई मिली एकता पहला कदम था एक नेटिव ईरानी शक्ति बनाने की दिशा में, जो नियर ईस्ट के स्थापित एम्पायरों को चुनौती दे सके। मेडी शक्ति का चरम किंग साइक्सारेस के शासनकाल में आया। उन्होंने ट्राइबल कॉन्फेडरेशन को बदल दिया एक स्ट्रक्चर्ड राज्य में और एक अनुशासित सैन्य बल में। बेबीलोनियों के साथ एक महत्वपूर्ण अलायंस बनाकर साइक्सारेस ने एक अभियान शुरू किया, लग रहा था कि इनविंसिबल असीरियन साम्राज्य के खिलाफ। 612 ईसा फॉर्मर में मेडेस और बेबीलोनियों की संयुक्त आर्मियों ने वो कर दिखाया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने असीरियन राजधानी निनवे को लूट लिया, माइटी साम्राज्य को एंडिम और निश्चित अंत तक पहुंचाया। इस घटना ने प्राचीन दुनिया का पॉलिटिक्स नक्शा बदल दिया। मेडेस ने अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, मध्य अनातोलिया से ईरानी पठार तक फैला हुआ। उन्होंने न केवल ईरानी लोगों को विदेशी डोमिनेंस से मुक्त किया था, बल्कि पहला महान ईरानी साम्राज्य भी बनाया था। अपने साउथी चचेरे भाई पर्शियनों के लिए मंच तैयार किया, कुछ और भी ग्रैंड बनाने के लिए। मीडियन एम्पायर पावरफुल होने के बावजूद मेमोरिया दिन तक टिकने वाला नहीं था। उसके डोमेन के अंदर पार्स या फार्स के साउथी इलाके में एक और ईरानियन ग्रुप पर्शियंस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। उनकी कहानी इतिहास के सबसे रिमार्केबल फिगर्स में से एक से जुड़ी है। सीरस द ग्रेट, मीडियन किंग, एस्टियाजिस के वैसल के तौर पर पैदा हुए, साइरस अकेमेनिड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन और कैरिज्मा वाले इंसान थे। 550 BC में उन्होंने अपने मीडियन ओवरलॉर्ड के खिलाफ एक सक्सेसफुल रिबेलियन को लीड किया, जिसका मकसद सिंसा करना नहीं, बल्कि यूनाइट करना था। मीड्स को पनिश करने के बजाय साइरस ने उनकी नोबिलिटी और सोल्जर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में इंटीग्रेट कर लिया।
क्लेमेंसी का ये काम उनके रूल की पहचान था। वह समझते थे कि एक लास्टिंग एम्पायर सिर्फ डर से नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए डाइवर्स पीपल्स का कोऑपरेशन भी चाहिए। मीडियन और पर्शियन पावर के इस फ्यूजन ने एक नई फॉर्मिडेबल फोर्स बनाई जो इरानियन प्लेटो से परे एक्सपैंड करने के लिए तैयार थी। मीडीज और पर्शियंस की कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ साइरस ने अस्टॉनिशिंग कॉन्क्वेस्ट की एक सीरीज शुरू की। सबसे पहले वह पश्चिम की ओर मुड़े, मॉडर्न डे टर्की में लीडिया के फैबुलसली वेल्थी किंग क्रोसिस का सामना किया। लीडिया को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने आयोनियन कोस्ट के साथ ग्रीक सिटी स्टेट्स को सबड्यू कर लिया। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ट्रायम्फ 539 बीसी में हुई बेबीलोन के कॉन्क्वेस्ट के साथ। इस एंशिएंट और रिवियर्ड सिटी का पतन रिमार्केबली लिटिल ब्लडशेड के साथ हुआ। साइरस ने खुद को एक फॉरेन कॉन्करर के फॉर्म में नहीं, बल्कि बेबीलोन के अपने गॉड मार्डुक द्वारा चुने गए लिबरेटर के फॉर्म में पेश किया। उन्होंने फेमसली एक डिक्री जारी किया जो साइरस सिलेंडर पर प्रिजर्व्ड है, जिसमें डिस्प्लेस्ड पीपल्स, जिसमें बेबीलोन में कैप्टिव रखे जूस भी शामिल थे, को अपने होमलैंड्स में रिटर्न ने और अपने टेम्पल्स को फिर से बनाने की इजाजत दी गई। रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस की यह पॉलिसी अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी थी और इसने उन्हें अपने सब्जेक्ट्स का अनडाइंग रिस्पेक्ट दिलाया। अचेमेनिड एम्पायर को डिफाइन करने वाले गवर्नेंस का एक मॉडल स्थापित किया। साइरस द्वारा स्थापित एम्पायर, जिसे अचेमेनिड एम्पायर के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा था जो अब तक देखा गया था। यह पश्चिम में बाल्कन से फॉर्मर में इंडस वैली तक फैला हुआ था, जिसमें पीपल्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस की ब्रेथ टेकिंग डाइवर्सिटी शामिल थी। उनके सक्सेसर्स कैम्बिसिस द कूद और डारियस द ग्रेट ने इस एक्सपेंशन को जारी रखा। कैम्बिसिस ने एंशिएंट इजिप्ट को कॉन्कर किया, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक को पर्शियन फोल्ड में ले आए। डेरियस द ग्रेट एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने इस वास्ट टेरिटोरी को कंसोलिडेट और ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने एम्पायर को प्रोविंसेस या सट्रापीज में बांटा, हर एक पर एक सट्राप का शासन था। लॉयल्टी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने किंग्स आइज एंड ईयर्स के नाम से जाने जाने वाले स्पाइस का एक सिस्टम स्थापित किया। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी डेरिक भी पेश की और रॉयल रोड बनवाया, एक मैग्निफिसेंट हाईवे जो तोजियन 500 किलोमीटर से मेमोरिया लंबा था। सूजा से सार्डिस तक ट्रेड, कम्युनिकेशन और आर्मीज के स्विफ्ट मूवमेंट को फैसिलिटेट करता था। डेरियस के शासन में एम्पायर अपने जेनिथ पर पहुंच गया, एक कॉस्मोपॉलिटन सुपर पावर जिसे एक सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी ने संभाला हुआ था और रिलेटिव लोकल ऑटोनॉमी की नीति, जबकि राजा एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। आर्किमेनिड मॉडल ने अलग अलग कल्चर्स को थ्राइव करने की इजाजत दी। एम्पायर ऑफ द माइंड, जैसा कि इसे कहा गया है, सिर्फ मिलिट्री ताकत से शासन नहीं करता था, बल्कि एक यूनिवर्सल ऑर्डर्ड स्टेट के आइडिया से करता था, जहां डाइवर्स पीपल्स शांति और प्रॉस्पेरिटी में रह सकते थे, किंग ऑफ किंग्स के प्रोटेक्शन में। परसेपोलिस और सूसा में ग्रैंड कैपिटल्स अपने मैग्निफिसेंट पैलेसेस के साथ जो रिलीफ से सजे थे, एम्पायर के हर कोने से ट्रिब्यूट लाने वाले सब्जेक्ट्स को दर्शाते हुए सिर्फ पावर की सीटें नहीं थी, बल्कि इस इंपीरियल विजन के पावरफुल सिंबल्स भी थे। एक मल्टी एथनिक टॉलरेंट एम्पायर की यह लेगेसी ईरानियन आइडेंटिटी और स्टेट क्राफ्ट के कॉन्सेप्ट पर सदियों तक गहरा और लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ेगी। शानदार अचेमेनिड साम्राज्य अपनी पूरी ताकत और एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिभा के बावजूद अंदरूनी कलह और आउटी खतरों से अछूता नहीं था। बाद के अचेमेनिड राजाओं को अपने पूर्ववर्तियों जैसा नियंत्रण बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा और महल की साजिशें आम हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम से ग्रीक दुनिया से आई थी। 5वीं सदी ईसा फॉर्मर के ग्रीको फारसी युद्ध, फारसी विस्तार पर एक रोक जरूर थे, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को गिराया नहीं था। ये एक नई एकीकृत मैसेडोनियन ग्रीक सेना थी, जिसका लीडरशिप एक सैन्य प्रतिभा कर रहा था, जिसने अचेमेनिड युग को एक चौंकाने वाले अंत तक पहुंचाया। 334 ईसा फॉर्मर में मैसेडोन के अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बहुत ही अनुशासित सेना के साथ हेलेस्पोंट को पार किया। ग्रैनिक्स, इस्सस और अंत में गौगामेला में शानदार और निर्णायक लड़ाइयों की एक श्रृंखला में अलेक्जेंडर ने फारसी आर्मियों को तहस नहस कर दिया, जिससे एंडी में अचेमेनिड राजा डेरियस तृतीय को भागना पड़ा और एंड तक उसकी मृत्यु हो गई। विजय तेज और पूरी थी, जो 330 ईसा फॉर्मर में परसेपोलिस की महान औपचारिक राजधानी के जलने के साथ समाप्त हुई, एक प्रतीकात्मक कार्य जिसने एक युग के अंत को चिह्नित किया।
एकेमेनिड साम्राज्य के नष्ट होने के साथ ईरान ने हेलेनिस्टिक शासन के दौर में प्रवेश किया। अलेक्जेंडर ने ग्रीक और फारसी कल्चरियों को अलाइडने का सपना देखा था, पूरब और पश्चिम का एक संगम। उसने अपने सैनिकों को फारसी महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया और फारसी दरबार की रस्मों के तत्वों को अपनाया। हालांकि 323 ईसा फॉर्मर में उसकी जल्द मृत्यु का मतलब था कि उसकी भव्य दृष्टि कभी पूरी तरह से साकार नहीं हुई। उसका विशाल साम्राज्य उसके जनरलों डायडोची बीच बिखर गया। फॉर्मर फारसी रीजन्सों का अधिकांश भाग, जिसमें ईरान भी शामिल था, उसके एक कमांडर सेल्यूकस प्रथम निकेटर के हाथ लगा, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूसिडों ने पूरे क्षेत्र में ग्रीक शैली के शहर स्थापित किए, जैसे टिग्रिस पर सेल्यूसिया, और ग्रीक भाषा और संस्कृति को इंक्रीज्ड वा दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ईरान की अपनी सांस्कृतिक पहचान हेलेनिज्म की इस लहर में डूब सकती है, क्योंकि ग्रीक प्रशासन और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई थी। हालांकि ईरानी भावना लचीली साबित हुई। विशाल ईरानी पठार पर सेल्यूसिडों की पकड़ हमेशा कमजोर रही। उन्हें आउटी माना जाता था और उनका ध्यान अक्सर पश्चिम में अन्य हेलेनिस्टिक स्टेटों के साथ वारों से भटक जाता था। इससे एक मूल ईरानी लोगों को नियंत्रण फिर से स्थापित करने का अवसर मिला। क्रॉस्थिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से क्रॉस्नी नेम के एक अर्ध खानाबदोश ईरानी जनजाति ने अपने सरदार अर्सेसिस के लीडरशिप में सेल्यूसिड अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। लगभग 247 ईसा फॉर्मर में उन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह किया और क्रॉस्थियन साम्राज्य की स्थापना की, जिसे अर्सेसिड साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगली सदी में क्रॉस्थियनों ने व्यवस्थित फॉर्म से सेल्यूसिडों को ईरान और मेसोपोटामिया से बाहर धकेल दिया। एक पावरशाली मूल ईरानी राजवंश को फिर से स्थापित किया। उनके उदय ने ईरानी पहचान का एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान चिन्हित किया। हालांकि उन्होंने सभी हेलेनिस्टिक प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया, जैसा कि उनकी कला और सिक्कों में देखा जा सकता है, जिनमें अक्सर ग्रीक और ईरानी शैलियों का मिश्रण होता था। क्रॉस्थियनों ने एक बड़ा और स्थायी साम्राज्य बनाया जो लगभग 5 शताब्दियों तक चला। वे अपनी सैन्य प्रोवेस के लिए प्रसिद्ध थे, खासकर घुड़सवार सेना की रणनीति में उनकी महारत के लिए। उनकी सेना में भारी बख्तरबंद कैटाफ्रैक्ट्स शामिल थे, जो यूरोपीय नाइट के पूर्ववर्ती थे, और कुशल घुड़सवार एरोजंदाज जिन्होंने क्रॉस्थियन शॉट को सिद्ध किया, पीछे हटने का नाटक करते हुए अपने पीछा करने वालों पर तीर लाश देते थे। इस पावरशाली सैन्य मशीन ने क्रॉस्थियन साम्राज्य को पश्चिम में इमर्जिंगती हुई शक्ति रोम का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बना दिया। इन दो महापावरियों का क्लैश सदियों तक प्राचीन वर्ल्ड की भू राजनीति को परिभाषित करेगा। 53 ईसा फॉर्मर में कैरे के युद्ध में क्रासस के लीडरशिप वाली रोमन सेना पर क्रॉस्थियन की जीत रोमन प्रतिष्ठा के लिए एक विनाशकारी झटका थी और यूफ्रेट्स नदी को दोनों एम्पायरों के बीच वास्तविक सीमा के फॉर्म में स्थापित किया, जिससे संघर्ष के एक लंबे और खूनी इतिहास की शुरुआत हुई। क्रॉस्थियन एम्पायर सदियों के रूल और रोम के साथ लगातार युद्ध के बाद अंदरूनी कलह के कारण कमजोर होने लगा और एक सामंती पॉलिटिकल सिस्टम के दबाव में आ गया था। पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, जहां पावरफुल नोबल फैमिलीज अक्सर आर्सेस्टेड किंग की अथॉरिटी को चुनौती देते थे। एक बार फिर चेंज की शुरुआत क्रॉस्टस के हार्टलैंड से हुई, वही रीजन जिसने एकेमेनिड्स को जन्म दिया था। 224 सीई में अर्दाशीर द फर्स्ट नाम के एक लोकल पर्शियन रूलर ने, जिसने सासन नाम के एक लेजेंडरी फिगर से डिसेंट का दावा किया था, लास्ट क्रॉस्थियन किंग आर्टेमिन्स द फोर्थ के खिलाफ विद्रोह किया। अर्दाशीर जीत गया और उसने एक नई डायनेस्टी स्थापित की, ससानियन एम्पायर ने ईरानी आइडेंटिटी का एक कॉन्शियस और पावरफुल रिवाइवल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने खुद को एकेमेनिड्स का सच्चा उत्तराधिकारी माना और ईरान की पास्ट ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहते थे। यह सिर्फ रूलर्स का चेंज नहीं था, यह एक कल्चरल और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था जिसका एम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाना था। ससानियन के अंडर ईरान ने एक गोल्डन एज का एक्सपीरियंस किया। उन्होंने अपने वास्ट एम्पायर को मैनेज करने के लिए एक हाईली एफिशिएंट और सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई, जो अपने पीक पर मेसोपोटामिया से लेकर इंडस तक और कॉकेशस से लेकर अरेबियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, जो क्रॉस्थियन के अंडर कई फेथ्स में से एक था, उसको ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बना दिया गया।
एक पावरफुल जोरोएस्ट्रियन प्रीस्टहुड इमर्जिंग, जिसने एक सिंगल आइडियोलॉजी के अंडर एम्पायर को यूनिफाई करने के लिए स्टेट के साथ मिलकर काम किया। इस पीरियड में पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ। शानदार महल, रॉक रिलीफ्स और इंट्रिकेट सिल्वरवेयर ससानियन कोर्ट की वेल्थ और सोफिस्टिकेशन को दिखाते थे। गुंडी शाहपुर जैसी एकेडमीज के स्कॉलर्स ने मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए और ग्रीक और इंडियन दोनों सोर्सेज से नॉलेज को ट्रांसलेट और प्रिजर्व किया, जिसे बाद में इस्लामिक वर्ल्ड में ट्रांसमिट किया गया। ससानियन के लिए सेंट्रल फॉरेन पॉलिसी चैलेंज, जैसा कि क्रॉस्थियन के लिए था, रोमन एम्पायर और उसका बाद का ईस्टर्न हाफ बाइजेंटाइन एम्पायर था। इस एरा के रोमन पर्शियन वॉर्स पहले से कहीं मेमोरिया ग्रैंड और इंटेंस स्केल पर थे। ये सिर्फ बॉर्डर पर हुई छोटी मोटी बैटलियां नहीं थी, ये लेट एंशिएंट वर्ल्ड के दो सुपर पावर्स के बीच की एपिक स्ट्रगल्स थी मिडिल ईस्ट पर डोमिनेंस के लिए, खासकर आर्मेनिया और मेसोपोटामिया में। शाहपुर द फर्स्ट जैसे किंग्स ने रोमन को ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स दी। 207 सीई में रोमन एम्पर वैलेरियन को भी कैप्चर कर लिया। एक ऐसा इवेंट जिसे सभी को दिखाने के लिए प्राइड से रॉक रिलीफ्स पर नक्काशी की गई। बाद में खोसरो द फर्स्ट के अंडर, जिसे अनुशीरवन या इमोर्टल सोल के नाम से जाना जाता था, ससानियन स्टेट अपनी पावर और प्रोस्पेरिटी के पीक पर पहुंच गया। उसने मेजर टैक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए, आर्मी को स्ट्रेंथन किया और इंटेलेक्चुअल लाइफ को इंक्रीज दिया, जिससे सिटिसिफोन में उसका कोर्ट लर्निंग और कल्चर का एक लेजेंडरी सेंटर बन गया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में से सबसे लास्ट और सबसे मेमोरिया डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट 7वीं सदी की शुरुआत खोसरो सेकंड के अंडर हुआ। एक बड़े युद्ध में ससानियन आर्मीज ने सीरिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और बाइजेंटाइन कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को भी बिसीज। एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा जैसे एकेमेनिड एम्पायर फिर से पैदा हो गया हो। हालांकि बाइजेंटाइन एम्पायर हेराक्लियस के एक शानदार काउंटर ऑफेंसिव ने ससानियन को पीछे धकेल दिया और उनके एम्पायर को अराजकता में धकेल दिया। इस लंबे और टायर्ड आने वाले युद्ध ने दोनों एम्पायर्स को पूरी तरह से टायर्डा दिया था। उनकी आर्मीज बर्बाद हो चुकी थी, उनके खजाने खाली थे और उनकी पॉपुलेशन एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट से थक चुकी थी। ठीक इसी म्यूचुअल एग्जॉशन के मोमेंट पर एक नई अनफोर्सीन पावर इस्लाम के फेथ से यूनिफाइड होकर अरेबियन डेजर्ट से उभर रही थी। ये दो पुराने जायंट्स इस नई चुनौती का सामना करने की कंडीशन में नहीं थे और उनके सदियों से चले आ रहे स्ट्रगल ने अनजाने में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता खोल दिया था। ससानियन और बीजांटिन साम्राज्य, जो अपने लंबे और विनाशकारी वॉरों से कमजोर हो गए थे, अरब से उठे तूफान के लिए तैयार नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी में मौत के बाद अरब आर्मियों ने इस्लाम से एकजुट होकर और मजहबी जोश से भरकर स्विफ्टी से और हैरत अंगेज जीत हासिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीरिया और मिस्र के बीजांटिन प्रांतों पर अर्ली ही कब्जा कर लिया। 636 ईस्वी में अलकादिसिया की लड़ाई में एक छोटी अरब सेना ने एक बड़ी ससानियन फौज को निर्णायक फॉर्म से हरा दिया, एक ऐसा मोड़ जिसने ससानियन अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। ससानियन राजधानी टेसिफोन इसके तुरंत बाद गिर गई। अगले कुछ दशकों में अरब आर्मी ईरानी पठार पर लगातार आगे बढ़ती रही। स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद पुरानी ससानियन राज्य संरचना बिखर गई। 7वीं सदी के मध्य तक जीत बड़े पैमाने पर पूरी हो चुकी थी और ईरान को बढ़ते हुए इस्लामी खिलाफत में शामिल कर लिया गया। इस्लाम के आने से ईरानी समाज में गहरे और स्थायी चेंज आए। जोरोएस्ट्रियन का आधिकारिक राज्य धर्म इस्लाम से बदल दिया गया। हालांकि शुरुआत में धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती नहीं की गई थी। जोरोएस्ट्रियन, ईसाई और यहूदी लोगों को दिम्मी या संरक्षित लोग कहा गया और उन्हें जिजिया नाम का एक खास टैक्स देना पड़ता था। समय के साथ कई सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रीजनों से ईरानी लेटरी का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे इस्लाम में बदल गया। अरबी भाषा को प्रशासन और धर्म की भाषा के फॉर्म में पेश किया गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ईरान की अलग सांस्कृतिक पहचान एक ही अरब इस्लामी संस्कृति में समा सकती है। यह दौर अतीत से एक बड़ा चेंज था जिसने 1000 साल से इस मेमोरिया समय तक मूल ईरानी डायनेस्टी और क्रॉसी परंपरा के शासन को खत्म कर दिया। शहंशाह या राजाओं के राजा की पुरानी दुनिया खत्म हो गई
उसकी जगह खलीफा की नई दुनिया आ गई। हालांकि ईरान सिर्फ एक नई संस्कृति का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं था। फारसी भावना असाधारण फॉर्म से लचीली और अनुकूल साबित हुई। इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले ईरानियों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को अपने साथ रखा। फारसी प्रशासक और लेखक राज्य कला में सदियों के अनुभव के साथ नए अब्बासिद खिलाफत के लिए बहुत जरूरी बन गए, जिसने अपनी राजधानी बगदाद में ले ली, जो पुराने ससानियन गढ़ के करीब थी। फारसी लोगों ने इस्लामी स्वर्ण युग के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य में बहुत योगदान दिया। चिकित्सा और दर्शन में एविसेना या इब्न सीना जैसे लोग, और गणित में अल-ख्वारिज़मी, जिनके नाम से हमें एल्गोरिथम शब्द मिला है, ऐसे फारसी थे जिन्होंने मुख्य फॉर्म से अरबी में लिखा, जो उस समय विद्वतापूर्ण दुनिया की आम भाषा थी। सबसे अहम बात यह थी कि ईरान अपनी सबसे जरूरी सांस्कृतिक पहचान, अपनी भाषा को बचा पाया। जबकि अरबी धर्म की भाषा बन गई, फारसी ने एक लिटरेचरिक भाषा के फॉर्म में पुनर्जागरण किया। यह सामनिद और बुइद जैसे स्थानीय ईरानी डायनेस्टियों के उदय से संभव हुआ, जिन्होंने हालांकि नेम मात्र के लिए खलीफा के अधीन थे, 9वीं और 10वीं शताब्दी में स्वायत्त क्षेत्र बनाए। ये दरबार एक पुनर्जीवित फारसी संस्कृति के महान संरक्षक बने। कवि फिरदौसी ने उनके संरक्षण में लिखते हुए महाकाव्य शाहनामा या राजाओं की किताब की रचना की, एक स्मारकीय कृति जिसने ईरान के राजाओं के मिटायर्डों और इतिहास को उनकी रचना से लेकर अरब विजय तक डिस्क्राइब्ड। न्यूनतम अरबी वर्डों के साथ नई फारसी के एक शुद्ध फॉर्म में लिखा गया। शाहनामा सिर्फ एक पोएटा से मेमोरिया था। यह सांस्कृतिक संरक्षण का एक कार्य था, एक पावरशाली दावा था कि हालांकि ईरान अब मुस्लिम था, उसकी प्राचीन फॉर्मर इस्लामी पहचान भूली नहीं गई थी। इसने यह सुनिश्चित किया कि फारसी भाषा और प्राचीन ईरान की याद बनी रहेगी। सामानी साम्राज्य में फारसी रिनेसां के बाद ईरान पर कई विनाशकारी हमले हुए। सबसे पहले 11वीं सदी में सेल्जुक तुर्क आए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्होंने फारसी संस्कृति को भी अपनाया और इंक्रीज्डवा दिया, जिसे पर्सो टर्किक सिंथेसिस कहते हैं। 13वीं सदी में मंगोलों का हमला एक बहुत बड़ी सिंधशाही लेकर आया। चंगेज खान और उसके बाद के शासकों के लीडरशिप में मंगोलों की सेना ईरान में फैल गई और पीछे सिर्फ सिंधशाही और बलेतरी छोड़ गई। शहर सिंसा हो गए, लोग मारे गए और ईरान की खेती बाड़ी को सहारा देने वाली पुरानी सिंचाई प्रणालियां नष्ट हो गई। ये एक ऐसा भयानक झटका था जिसे ईरान के कुछ हिस्सों को उबरने में सदियां लग गईं। फिर भी मंगोल भी आखिरकार उस विकसित फारसी संस्कृति से हार गए जिसे वे नष्ट करना चाहते थे। ईरान में बाद के मंगोल शासकों से, जिन्हें इल्खानत कहा जाता था, ने इस्लाम कबूल कर लिया और फारसी कला और वास्तुकला के संरक्षक बन गए, जिससे एक नई और अनोखी कला का विकास हुआ। हमलावरों का फारसी संस्कृति में घुल मिल जाना उसकी अविश्वसनीय मजबूती को दिखाता है। मंगोलों के पतन के बाद का समय पॉलिटिक्स फ्रैगमेंटेड आव का था। इसी उथल पुथल से एक नया और रेवोल्यूशनकारी आंदोलन इमर्जिंग, जो अर्दबिल में सफिया नाम के एक सूफी धार्मिक पंथ पर केंद्रित था। यह पंथ, जो असल में सुन्नी था, धीरे धीरे शिया इस्लाम के मेमोरिया खुले फॉर्म को अपनाने लगा। 15वीं सदी के आखिर में इसके नेता शेख इस्माइल ने धार्मिक आंदोलन को एक हिंसक पॉलिटिक्स का आंदोलन में बदल दिया। किजिलबाश या लाल सिर वाले तुर्क अनुयायियों की एक कट्टर सेना के मुखिया बनकर युवा इस्माइल ने ईरान पर कब्जा करने की मुहिम शुरू की। सन 1501 में उसने सिंसरेज शहर पर कब्जा कर लिया और खुद को ईरान का शाह घोषित करके सफवी वंश की स्थापना की। उसका सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम 12 शिया इस्लाम को अपने नए साम्राज्य का आधिकारिक राज्य धर्म घोषित करना था। यह एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि उस समय ईरान की मेमोरियातरा लेतरी सुन्नी थी। शिया इस्लाम को लागू करना ईरानी इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, जिसने उसकी आधुनिक पहचान को बहुत गहराई से आकार दिया। यह धर्म परिवर्तन शांतिपूर्ण नहीं था, इसे राज्य द्वारा अक्सर क्रूरता से लागू किया गया। सुन्नी विद्वानों को या तो धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, या उन्हें देश निकाला दिया गया, या मार दिया गया। सफियों ने लेबनान और बहरीन जैसे अरब देशों से शिया रिलीजन गुरुओं को बुलाया ताकि वे इस धर्म को फैला सकें और एक नई धार्मिक व्यवस्था बना सकें। इस नीति के भू पॉलिटिक्स परिणाम बहुत गहरे थे।
इसने ईरान और उसके पावरशाली सुन्नी पड़ोसियों के बीच एक गहरी धार्मिक खाई पैदा कर दी, खासकर पश्चिम में ओटोमन साम्राज्य और पूरब में उज़्बेक। अगले 200 ईयर्सों तक सफ़वी और ओटोमन कई टायर्ड देने वाले वॉरों में उलझे रहे। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और काकेशस के नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। शिया सफ़वियों और सुन्नी ओटोमनों के बीच इस दुश्मनी ने एक अलग ईरानी पहचान को मजबूत किया, जो बाकी इस्लामी दुनिया से अलग थी। सफ़वी वंश शाह अब्बास प्रथम या अब्बास महान के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा, जिसने विन पैवेलेट से हिल 66 तक शासन किया। वह एक शानदार सैन्य टैक्टिक्सकार और प्रशासक था, जिसने सेना में सुधार किए, किजिलबाश की शक्ति को कम किया और राज्य का मॉडर्नीकरण किया। उसने राजधानी को इस्फहान ले गया और उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटीजों में से एक में बदल दिया, जो फारसी इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार प्रदर्शन था। उसने जो शानदार चौक मस्जिदें और महल बनवाए, जैसे नक्शे जहां स्क्वायर और शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद, वे आज भी शानदार आर्ट कृतियां हैं। शाह अब्बास के तहत ईरान गैप नेशनी व्यापार और कूटनीति का एक जीवंत केंद्र बन गया, जिसके रेशम और कालीनों की यूरोप में बहुत मांग थी। सफ़वी युग ने ईरानी नेशनवाद और शिया इस्लाम के बीच के रिश्ते को मजबूत किया, जिससे वह अनोखी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनी, जो ईरान आज तक रखता है। शाह अब्बास के शानदार शासन के बाद सफ़वी राजवंश का पतन होने लगा, जो अप्रभावी शासकों और अंदरूनी झगड़ों से कमजोर हो गया था। 1722 में इसे अफगान आक्रमण से उखाड़ फेंका गया, जिससे ईरान एक और अराजकता के दौर में चला गया। इसे नादिर शाह की सैन्य प्रतिभा ने कुछ समय के लिए हल्ता, जिसने अफगानों को खदेड़ दिया और भारत से लेकर ओटोमन सीमा तक के रीजन्सों को जीत लिया। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी में ईरान काजर राजवंश के तहत एक नई और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। यूरोपीय एम्पायरवादी ताकतों का अतिक्रमण, खासकर रूस और ग्रेट ब्रिटेन का। रूस लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, कई वरों में ईरान के कोकेशियाई रीजन्सों पर कब्जा कर रहा था। ब्रिटेन भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा को लेकर चिंतित था और उसने फॉर्मर और दक्षिण में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया। ईरान खुद को तथाकथित ग्रेट गेम में फंसा हुआ पाया, एक बफर स्टेट बन गया, जिसकी संप्रभुता का बार बार उल्लंघन किया गया और जिसकी अर्थव्यवस्था का असमान संधियों और रियायतों के जरिए शोषण किया गया। विदेशी डोमिनेंस और अंदरूनी वीकी के इस दौर ने नेशनीय अपमान और सुधार की इच्छा की बढ़ती भावना को जन्म दिया। ये 1906 के संवैधानिक क्रांति में परिणत हुआ, जो बुद्धिजीवियों, व्याक्रौस्टियों और मौलवियों के गठबंधन द्वारा लास्ट दिया गया एक आंदोलन था, जिसने सम्राट को एक संविधान और एक संसद या मजलिस को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, मध्य फॉर्मर में अपनी तरह की पहली। हालांकि संवैधानिक सरकार कमजोर थी और जल्द ही आंतरिक विभाजनों और लगातार एंग्लो रशियाई इंटरवेंशन से कमजोर हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने ईरान में विदेशी रुचि को और बढ़ा दिया। इस अवधि की उथल पुथल अंततः 1921 में एक तख्तापलट का कारण बनी, जिसने एक सैन्य अथॉरिटी रजा खान को सत्ता में लाया। 1925 में उसने एंडिम काजर शाह को पदच्युत कर दिया और पहलवी राजवंश की स्थापना की, खुद को रजा शाह के फॉर्म में ताज पहनाया। उसने मॉडर्नीकरण और रिलीजन निरपेक्षीकरण का एक तेज और महत्वाकांक्षी क्रम शुरू किया, पश्चिम के मॉडल पर एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि फॉर्मर इस्लामी फारस की महिमा का भी आह्वान कर रहा था। रजा शाह के बेटे मोहम्मद रजा पहलवी ने द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के बाद अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। शीत युद्ध के पीरियडान ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूती से जोड़ दिया। 1960 के दशक में उसकी श्वेत क्रांति ने भूमि सुधार, महिलाओं को मताधिकार और साक्षरता एक्ट शुरू किया। हालांकि उसका शासन तेजी से निरंकुश होता गया। असंतोष को कुचलने के लिए उसकी खूंखार गुप्त पुलिस, सवाक पर निर्भरता, विशाल तेल धन के साथ मिलकर जिसने एक व्यष्टिकृत अभिजात और क्रॉस डंपरिक गरीब वर्गों के बीच एक बड़ा एंडर पैदा कर दिया, गहरे असंतोष को जन्म दिया। विरोध एक करिश्माई निर्वासित मौलवी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उसने शाह के शासन को भ्रष्ट, गैर इस्लामिक और संयुक्त राज्य अमेरिका कठपुतली बताया। 1979 में महीनों के बड़े पैमाने पर नेशन व्यापी विरोध पर फिलॉसफियों के बाद शाह को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
खुमैनी विक्ट्री होकर ईरान लौट आया और एक जनमत संग्रह ने आधिकारिक तौर पर राजशाही को समाप्त कर दिया। ईरान के इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। 1979 की इस्लामी क्रांति एक भूकंपीय घटना थी जिसने ईरान और व्यापक मजफॉर्मर को रिशेप दिया। इसने एक अनोखी पॉलिटिक्स की प्रणाली स्थापित की। खुमैनी की विलायत